आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और मौका बहुत खास है, लिहाजा आज उन सियासतदानों से भी मन की बात करेंगे जो हमारी आवाम की नुमाइंदगी करते हैं। मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगी जनाब एसटी हसन साहब का, जो कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट है। इसके साथ ही पार्लियामान है और साथ ही इस्तकबाल करना चाहूंगी जनाब गोपाल नारायण सिंह साहब का, जो कि राज्यसभा के MP हैं बिहार से। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है साहब। एसटी हसन साहब, आप डॉक्टर भी हैं, सर्जन भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। अगर आपसे मैं बात करूं और अगर हम बात करें वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर तो बहुत खास हो जाता है। कैसे कैसे आप देखते हैं आज के दिन को? जी देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे है और बहुत इम्पोर्टेंट डे है। आज सोसाइटी में हार्ट की प्रॉब्लम्स किसी से छुपी हुई नहीं है जी। जो लाइफ स्टाइल हम लोगों का हो गया है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हम लोग खो गए हैं, सबसे बड़ी वजह हार्ट की प्रॉब्लम्स की वही है। उस लाइफ स्टाइल में खाने पीने का स्टाइल जी, हमारे अपने दिमागी टेंशन्स, और मैं तो ये समझता हूँ कि टेंशन से कोई बचा हुआ नहीं है आज के दौर में। अगर टेंशन नहीं है तो या तो वो दिमागी तौर से डिस्टर्ब है जी, या फ़कीर आदमी है। दो ही चीज़ों को नहीं है, बाकी सबको टेंशन है। कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में टेंशन रहते हैं जी। और जो हम लोग खा पी रहे हैं उसका हमें ये पता नहीं कि कितना प्योर है, उसमें कितना एडल्ट्रेशन है, हम कौन सा दूध पी रहे हैं, हम सब्जियों में कितना इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं, तेल में कितनी मिलावट है। ये भी एक बड़ी वजह है जो हार्ट को इफ़ेक्ट करती है। और एक फैक्टर जो है वो हेरिडिटी भी है कि कुछ लोगों में ऊपर से डिसेंडेंट उनके ऊपर से चला आता है, माँ बाप से औलाद में आता है। एक फैक्टर यहाँ भी है जी। लेकिन उसको अगर प्रिकॉशंस ली जाएं तो वो रोका जा सकता है। सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हरी और वरी है जो हार्ट को इफ़ेक्ट करती है। हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, अपने कमाई से सेटिस्फाई नहीं होते, रिसोर्सेज से नहीं होते। हमारे पास जो कुछ भी है हम दूसरे को देखकर उस हिरस में और उस अपने आप को और बर्बाद करते चले जाते हैं जी। और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें टेंशन्स होते हैं। बिल्कुल, वो मेन वजहें हैं हार्ट के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों को सिंपल लाइफ गुजारें, टेंशन फ्री लाइफ गुजारने की कोशिश करें। जी। शुगर, डायबिटीज़ वगैरह जिन लोगों को होती है उनमें भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है और वो भी एक हेरिडिटी से इनहेरिट करता है आदमी, वो उसके बस में नहीं होता। जी, बहुत खूब। बहरहाल वर्ल्ड हार्ट डे पे आपने बुलाया है और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने जनता के लिए रखा है। ये कोई सियासी मंच भी नहीं है, लेकिन हमें और हम सभी लोगों को, हमारी सरकारों को सबसे ज़्यादा ध्यान फूड एडल्ट्रेशन पे देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी आपने बात कही है गोपाल नारायण जी। इतनी उम्र आपने देखी है, एक तजुर्बा आपके पास है। पहले के ज़माने की अगर मैं बात करूँ, सिंपल ज़बान में बात करूँ, तो इस तरह की बीमारियां पहले इतनी नज़र नहीं आती थी। लेकिन अब जो परसेंटेज हम देख रहे हैं, 25 साल से लेकर 60 साल तक के शख्स को हार्ट अटैक की बीमारी उसमें नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा GTV को कि वो इसको अपने से ब्रॉडकास्ट करके और पूरे देश के लोगों को इसकी महत्ता को समझाने की कोशिश की है। रही बात कि आजकल की लाइफ इतना फास्ट हो गया है जी। और इतने प्रचार के माध्यम से लोगों की इच्छाएं बढ़ा रहे हैं लोग। टीवी प्रचार हुआ, पेपर में प्रचार के अनुसार से कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ते चली जा रही हैं और अपेक्षा बढ़ने की वजह से जो डिमांड बढ़ते हैं और उसको पूर्ति नहीं करने के चलते लोगों में एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है। उस फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने के बाद ये सब तरह की बीमारियां सब डेवलप होती हैं।
पहले आपने जो कहा कि पहले इस तरह बीमारियां कम होती थी, इसलिए जी। कि पहले के लोगों की आवश्यकताएं कम थी, मेहनत शारीरिक ज़्यादा करते थे। अब शारीरिक मेहनत कम है और वो दिमागी मेहनत ज़्यादा है, और एक दूसरे को देख के प्रतिस्पर्धा की ज़िंदगी ज़्यादा जी रहे हैं, तो एक लोगों की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है और उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उनको लगातार मेहनत करना पड़ता है, और अप डाउन लाइफ होने की वजह से ये सब हार्ट की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। जी। और जितना हमने अध्ययन किया है अपने यहाँ भी मेडिकल ट्रीटमेंट के चलते, कि वहाँ पर मोस्टली जितने भी हार्ट अटैक की बीमारियाँ होती हैं जी। या हार्ट से संबंधित जितनी बीमारियाँ हों, उसका रीज़न एक ही आता है कि लोगों में आवश्यकता से अधिक डिमांड, इच्छा, और इच्छा के पूर्ति नहीं होने के चलते और शारीरिक मेहनत नहीं करने की वजह से ये हार्ट की बीमारियां होती हैं। अगर हम चाहते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट से अलग लोगों को कम से कम इस तरह की बीमारी हो, तो सबसे पहले आदमी को आत्मसंयम करना बहुत ज़रूरी है। जी। आवश्यकताएं अपनी लिमिट में रखना चाहिए और अध्यात्म लाइन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिसके चलते लाइफ सर्वाइव ज़्यादा करें। बिल्कुल। एसटी हसन साहब, आपने डाइट की बात कही, गोपाल जी ने यहाँ अध्ययन की बात कही कि अपनी जो हमें इच्छाएं हैं, जो अपनी ख्वाहिशें हैं, उनको बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, जितनी चादर हो उतने पैर हमें पसारने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी इच्छाएं ज्यादा है, रिसोर्सेस कम है। ऐसे में आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग सब कुछ होने के बाद भी स्ट्रेस में रहते हैं और ये खूबसूरत जिंदगी को परेशानी में मुब्तला कर देते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, और हम हिंदुस्तान के लोग सब मजहबी लोग हैं। जी। अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही आध्यात्म की। अगर आपको भरोसा है उस परवरदिगार के ऊपर, पैदा करने वाले के ऊपर, सृष्टिदाता के ऊपर, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। जो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में है, आप अगर ये सोचते हैं कि उतना मुझे मिल गया, तो फिर इच्छाओं में कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। वरना तो अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए परेशान होना, टेंशन करना, दिमाग अपना ख़राब करना, वो 10 बीमारियों को जन्म देता है। जी। हार्ट भी है, ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटीज़ भी है। तो जो आध्यात्म वाली बात है, अगर हम भरोसा करें उस मालिक के ऊपर, बेशक, जिसने हम सबको पैदा करा है, और वो हम सबका एक ही मालिक है। जी। हमने मज़हबों में बांटा है अपने आप को, लेकिन मालिक सबका एक है। वो जो करता है और जो उसने हमारे भाग में, हमारी किस्मत में लिखा है, जी। हमें वो मिलता है। ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी मेहनत से वो हमारे भाग में लिखी जाती हैं। बिल्कुल। वो उसके लिए मेहनत करे, लेकिन उसके लिए अपनी जान जोखिम में न डाले। बिल्कुल। और गोपाल नारायण साहब, अगर मैं बात करूं हेल्थ इदारे की, हेल्थ सिस्टम की बात करूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, तो अभी हमने एक कोविड की लहर देखी है। सेकंड लहर से हम जिस तरीके से परेशानियों से दो चार हुए, पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया था। हार्ट अटैक एक बड़ी बीमारी है। आपको लगता है कि जो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है, जो हेल्थ सिस्टम है, उसमें कुछ तब्दीली की जरूरत है, कुछ उसमें एड ऑन होना चाहिए? आपने कोरोना का जिक्र किया तो एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेरा पूरे देश का एरिया का सर्वे करने के बाद सामने आया है कि जिस जिस प्रदेश में ज़्यादा शहरें हैं और ज़्यादा डेवलप्ड शहरें हैं, वहाँ कोरोना का अटैक सबसे ज़्यादा हुआ है। और जहाँ जहाँ देहाती एरिया ज़्यादा है, शहरों की संख्या कम है, शारीरिक मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ पर कोरोना का अटैक कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ सघन आबादी है, जहाँ डेवलपमेंट के साथ आदमी अपने को कंट्रोल नहीं करता है, फ्री स्टाइल में जिंदा रहता है, वहाँ पर कोरोना का अटैक हुआ है। जैसे महाराष्ट्र, केरला, इंटरनेट स्टेट पर उनका संबंध रहा है। दिल्ली हुआ, आपको आंध्र प्रदेश में हुआ, चेन्नई हुआ, ये सबसे ज़्यादा हुआ। लेकिन एवरेज सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है उत्तर प्रदेश, वहाँ परसेंटेज कम हुआ। बिहार में सबसे कम हुआ, बंगाल में कम हुआ। इसका मतलब ये है कि जहाँ डेवलपमेंट्स होते हैं, जहाँ कंजेशन होते हैं, जहाँ लोग फ्री स्टाइल में ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ कोरोना का अटैक ज़्यादा हुआ है। ये सीख देता है कि हमको भी अपने को सादगी ज़िंदगी में जीना,
ही लाभदायक होता है। जी। और इसके लिए मैं एक चीज़ सुझाव दूंगा जी। कि आज हम चाहे किसी भी धर्म में हो, हमको अपने प्रोफेट लोगों को याद करना चाहिए। एक भी प्रोफेट जैसे जीसस क्राइस्ट हो, मोहम्मद साहब हो, हमारे यहाँ राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, सबकी ज़िंदगी सादगी से व्यतीत हुई है। कभी वो लग्जरियस लाइफ नहीं लीड किए हैं लोग। हमारे यहाँ चाणक्य हैं, एक बिस्टी पर चलते गांधी जी, उनको रोग कम होते थे। क्यों? इसलिए कि वो सादा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ में नहीं रहते थे। हार्ड लाइफ लीड करने वाले व्यक्तियों को रोग कम होते हैं, और उनको तो हार्ट की बीमारी तो होती ही नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत करने से शरीर स्ट्रांग रहता है कि उस पर हार्ट की बीमारी जाने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए एक देहाती कहावत है कि चाल चलाओ सादा के निभे बाप दादा। इतना साधारण स्तर पर रहो कि आगे अपने जनरेशन भी उस जीवन को पालन करे। अपनी आवश्यकता लिमिट में रखो। जैसे अहमद साहब ने कहा, जिसको हम लोग अर्थशास्त्र के नियम में आवश्यकता विहीनता करते हैं। मतलब अपनी आवश्यकता कोई आदमी पूरी नहीं कर सकता है, तो आवश्यकता को कम करो, आमदनी बढ़ाओ, दोनों जब मिल जाएंगे उस समय तुमको अधिकतम संतुष्टि मिलेगी। इसलिए हमको रेस में, भाग दौड़ की ज़िंदगी में से कम करके लिमिट में रहने की आदत हम लोग डालना चाहिए। प्रचार प्रसार पे जितनी भी साधन सामग्री दिया जाता है, वो मल्टीनेशनल सिर्फ अपनी व्यापार करने के लिए वो दिखाते हैं, उसमें कुछ दम नहीं होता। हमारी दादी के नुस्खा ही हमको ज़्यादा लाभ देता है हेल्थ सिक्योर करने के लिए, उस पर हम लोग को ज़्यादा देना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम बीमारी दूर कर सकते हैं इस पर। बहुत खूब। सादगी में बहुत ज़्यादा जो है तजुर्बे छुपे होते हैं हसन साहब, बहुत ज़्यादा आप कहें फ़ायदे छुपे होते हैं। और ख़ासकर अगर मैं आपका जिक्र करूं, मुरादाबाद से आप आते हैं, कोविड की लहर में आपकी खिदमत को हमने देखा है कि किस तरीके से आपने आवाम की खिदमत की है, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर हो, या ट्रीटमेंट से लेकर हो, या राशन से लेकर हो, आपने बहुत मदद की लोगों की। देखिए, ये तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। और मैंने जैसे कहा कि मैं एक धर्म को मानने वाला इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, और मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाए तो अल्लाह खुश होता है। वो हमारा फ़र्ज़ बनता था। वो हमने यहाँ के लिए या किसी दिखावे के लिए नहीं करते हम लोग, वो तो ऊपर वाले के लिए करते हैं। जी। अभी जैसे आपने कहा कोरोना का मामला, देखिए जो स्लम्स में लोग रहते हैं उनमें कोरोना कम क्यों हुआ? हमने मुरादाबाद के स्लम्स में देखा कि एक भी डेथ नहीं हुई। उनकी जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाती है, तो बहुत से डिजीज़ को वो उनके जिस्म अपने आप ही मार देते हैं। जी। हमारा लाइफ स्टाइल, हम कैसा पानी पी रहे हैं, हमारे यहाँ अगर सब्ज़ी लेने भी जा रहा आदमी तो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पैदल नहीं चलता हो। तो वो लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है कि हम किसी भी डिजीज़ के इम्यून नहीं हैं। इसलिए हमने ये देखा कि पॉश कॉलोनीज़ में सबसे ज़्यादा इंसिडेंस हुए कोरोना जी, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है जी। तो उसका एक बड़ा फैक्टर जो मैं समझता हूँ, आजकल जो पोल्यूशन है, फिज़ा की आलूदगी है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से चेस्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम्स होती हैं और हार्ट पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो हमारे आपके बस में नहीं है। जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उतना वो बढ़ता है। बहरहाल सरकारें इस तरफ पूरा ध्यान दे रही हैं जी। और हमें उम्मीद है कि जब पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो बहुत से डिजीज़ को हम कंट्रोल कर लेंगे जी। गोपाल जी, एक सेहतमंद जो इंसान है, जो स्वस्थ इंसान है, वो खूबसूरत हो सकता है, लेकिन क्या एक खूबसूरत इंसान सेहतमंद हो सकता है? क्योंकि जब तक आप सेहतमंद नहीं होंगे, तंदुरुस्त नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तो खूबसूरत कैसे दिखेंगे? देखिए, जो तंदुरुस्त होता है वही खूबसूरत होता है जी। जो खूबसूरत होता है वो अपनी खूबसूरती बनाने के लिए उसको तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। बेशक। और उसके लिए उसको अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो जितना शरीर की क्षमता बढ़ाएगा जी, उतना ही वो स्वस्थ रहेगा
और उससे उसमें रोगों का रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी होता है कि मनुष्य को अपने को शुरू से हेल्थ केयर में रहना चाहिए और अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बार शरीर की जो एक डाइट बने हुए हैं, 100 साल ज़िंदगी जीने के लिए क्या क्या हमको खाना चाहिए, रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अगर वो सिस्टम लेके हम चले जी, तो हमको नहीं लगता है कि हम लोगों के पास 70% रोग हमारे पास नहीं होंगे। क्योंकि मनुष्य का शरीर एक बनाया हुआ कि 2 रोटी खाने से भी हम जिंदा रह सकते हैं। बहुत लेकिन हमको जब भूख लगती है तब कंट्रोल नहीं करते हैं, 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते हैं। लेकिन जब शरीर की ज़रूरत 2 रोटी की है जी, तो हम 2 रोटी तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन 2 रोटी एक्स्ट्रा जो खाते हैं वही चर्बी कन्वर्ट होता है। और जब चर्बी कन्वर्ट वो हो जाता है तो वही हमारे रोग का आमंत्रण करने का जगह बनता है। बिल्कुल। और शरीर को अस्वस्थ करता है। इसलिए अपने शरीर पर अगर रोग मुक्त होना है तो हमको शुरू से अपने को शरीर और डाइट पर कंट्रोल करना चाहिए, सिस्टम में लाना चाहिए जी, नॉर्मल जितनी भी हो सकता है, शरीर की जितनी आवश्यकता है उस पर ही डिपेंड करना चाहिए और उससे लाइफ हमारी लंबी होती है। बिल्कुल। हसन साहब, जबान का क्या है? जबान तो जायका मांगती है। आप इसी जबान को जो है आप बहुत तला हुआ खिला दीजिए, बहुत भुना हुआ खिला दीजिए, लेकिन आपका जिस्म आपसे क्या डिमांड करता है ये हमें समझना होगा। देखिए, जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जी, हमारा मेटाबॉलिक रेट क्या है। अब हमारे यहाँ इतनी लिटरेसी नहीं है, जी, लोग नहीं जानते कि वो जो खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है। जी, अब वो उससे जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा खा लेते हैं। ज़बान, आपने सही कहा, ज़बान को तो जायका चाहिए। जी, तो जब भी जायके की चीज़ कोई घर में या वैसे बनती है, आदमी ज़्यादा खा ही लेता है। उसे कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी आपने एक सवाल और कहा था कि हमारा हेल्थ सिस्टम में हार्ट के लिए क्या था। मैं जो समझता हूँ, देखिए, हार्ट की बीमारी का शुरू का पहला घंटा गोल्डन पीरियड होता है। अगर पहले घंटे में ट्रीटमेंट मिल गया तो हम 80% लाइव्स को बचा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। लोग क्या समझते हैं, हार्ट की अगर उस प्रॉब्लम हो रही है तो कहते हैं गैस हो गया, जी, कहते हैं कि साहब जलन हो रही है। पेट में भी अगर दर्द है ऊपर की साइड में तो एक तरफ सोचना चाहिए कि हार्ट की तो प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए फ़ौरन। और फ़ौरन ही अगर इलाज हो जाए तो बहुत से लोग बचाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल। अवेयरनेस के प्रोग्राम आप लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सरकारी उस तंत्र के माध्यम से लोगों को मिलने चाहिए ताकि हम जिंदगियां बचा सकें। बिल्कुल। और लोगों को बेदार करने के लिए, इस तरफ उनका जो रुझान है वो लाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए सन 2000 में गोपाल जी इसकी शुरुआत हुई थी। WHO की जानिब से वर्ल्ड हार्ट डे मनाने की शुरुआत हुई साल 2000 में। ठीक है, आज तक ये मनाया जा रहा है। 1 मिनट में औसतन जो दिल है वो 72 बार धड़कता है, लेकिन हम इस दिल के साथ बहुत नाइंसाफी करते हैं। ना तो दिल की सुनते हैं, ना उस पर गौर करते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब ने एक चीज़ जिक्र किया कि हेल्थ केयर या हार्ट का केयर करना। आप एक चीज़ तो आप मानेंगी कि आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली हो गया है कि सब साधारण लोग रेगुलर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है। बिल्कुल। और उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें, ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। और रही बात कि सर्वसाधारण लगभग 60% पॉपुलेशन गांव में रह रही है आज भी जी, उनको लोकल ट्रीटमेंट जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा ईजी लगते हैं, जो उनको जानकारी नहीं होती है और वो सस्ते पड़ते हैं उनके हिसाब से। गए, बीमारी हुआ, दिखाया, जो इमीडिएट, तुरंत इमीडिएट उनको रिलीफ मिल गया, उसी से वो संतुष्ट रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ मेडिकल अवेकनिंग की कमी है। 60% लोग हॉस्पिटल में जाना भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि वहाँ जब जाएंगे तो डॉक्टर
ट्रीटमेंट करने से पहले उनका चेकिंग करना शुरू करता है, तो 500 ये चेक कराओ वो चेक कराओ, इतना कॉस्टली होता है कि हमारा पॉपुलेशन उसको टॉलरेट नहीं करता, इसलिए अवॉइड करता है अपना चेकिंग में। ये भी एक कमी है जिससे कि, और हार्ट की बीमारी एक ऐसी है कि जब तक कि थॉरो चेकिंग नहीं होगा तब तक वो डायग्नोसिस होता ही नहीं है। पहले वाले हमारे हकीम या वैद्य थे जो नब्ज पकड़ के पहचान लेते थे कि किसकी क्या बीमारी है, आजकल वो नहीं है। आजकल ये है कि तुम सब चीज़ का चेक करो, खून चेक कराओ, हार्ट चेक कराओ, ईसीजी कराओ, 50 मिनट चेकिंग कराओ, उसके बाद तब डायग्नोसिस करते हैं कि आपको बीमारी क्या है। बिल्कुल। और बीमारी करने में भी जब आपको हार्ट की बीमारी आएगी तो फिर उसके बाद डायलिसिस कराओ, कितने नर्व्स तुम्हारे ब्लॉक हैं क्या नहीं है। तो इतना एक साधारण जनता उसको टॉलरेट नहीं करती है। इस अनभिज्ञता के चलते भी हमारे यहाँ इससे डेथ रेट ज़्यादा होते हैं। इसको हम लोगों को चाहिए, और सरकार भी कोशिश कर रही है कि हम लो कॉस्ट पर साधारण लोगों को ट्रीटमेंट कर सकें। इस तरफ गवर्नमेंट का भी मूवमेंट चला है। और डॉक्टरों से भी मेरा आग्रह है, डॉक्टरों से मेरा पर्सनल है आग्रह है कि वो जितना ज़्यादा पब्लिक सेवा में जितना ज़्यादा कॉस्ट कम कर सकें ताकि साधारण लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ट्रीट कर सकें जी, ताकि हम मानवता की रक्षा के लिए हम आगे आ सकें। ये आजकल की बहुत खास मैसेज आपने दिया है उन तमाम डॉक्टर्स के लिए। और तमाम नाज़रीन से भी हम ये बात कहना चाहेंगे कि ये दिल आपका है, आपको अपने दिल की सुननी है। ये दिल आपको खुदा ने दिया है, इसको बचा के रखना है, इसको यूं जाया मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम की ये खास पेशकश हेल्थ कॉन्क्लेव। आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस पर हम बात कर रहे हैं। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। एसटी हसन साहब है, एमपी हैं समाजवादी पार्टी से, मुरादाबाद से। गोपाल नारायण सिंह साहब है, एमपी है राज्यसभा बिहार से। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हसन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जब कोई हार्ट का पेशेंट आता है, ब्रेक पे जाने से पहले मेरी आपसे बात भी हो रही थी ब्रेक के दौरान, कि जब कोई हार्ट का पेशेंट आता है तो उसके लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत खर्चा आता है। ऐसे में जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, उनको राहत देने के लिए क्या होना चाहिए सरकारों की तरफ से? मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि जब कोई गरीब पेशेंट आपके पास आता है तो आपका इलाज करने का तरीका क्या होता है, ये भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, इलाज वाकई बहुत महंगा हो गया है जी। जिस इंसान को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं हो रही, वो इलाज कैसे कराए? मैं फिर वही बात कहूँगा कि ये जिम्मेदारियाँ किसकी हैं। मैं किसी सरकार के लिए स्पेशली नहीं कह रहा, हमें 70 साल हो गए हमें आज़ाद हुए हुए। मैं गल्फ़ में भी रहा हूँ, वहाँ की सरकारों की पूरी जिम्मेदारी पूरे इलाज की, कितनी कॉस्टली इलाज हो सऊदी अरेबिया में वो लोग करते थे जी। हम नहीं कर सकते चलिए, लेकिन हम कम से कम गरीब को कैटेगराइज करके गरीब के लिए तो पूरा इलाज करें, उसको तो पैसा मिले और इलाज करा ले वो। क्योंकि जो हमारे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत कॉस्टली है जी। मशीनें कॉस्टली हैं, खर्चे ज़्यादा आते हैं, डॉक्टरों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं। तो हम ये समझते हैं कि कम से कम अपनी आमदनी में से 2.5% लोग गरीबों के लिए रखें जी। डॉक्टर भी रखें, और जो इससे ज़्यादा करना चाहें वो ज़्यादा भी करें, 10% भी करें, उससे कोई नुकसान नहीं होता है जी। उससे फ़ायदे ही होते हैं। एक चैरिटी होनी चाहिए हर हॉस्पिटल के अंदर। बिल्कुल। वो चैरिटी हमें उस मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा दूर करे और हम ये सोच के चलें कि जो हम कर रहे हैं उसका देखने वाला हमारा पैदा करने वाला है। और वो उससे कहीं ज़्यादा हमने अपनी तजर्बा हमने किया है कि जब भी हम लोगों ने चैरिटी करी है, ऊपर वाले ने उससे 4 गुना हमें दिया है। बिल्कुल। गोपाल नारायण साहब, आप कितना यकीन करते हैं, सरकारें तो काम कर रही हैं अपने लेवल पर, लेकिन एक लीडरान के तौर पर, एक समाज सेवक के तौर पर कितना सामने आने की जरूरत है लोगों को और अपनी जिम्मेदारी निभाने की? देखिए, सबसे पहले हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए क्षेत्र में अवेकनिंग की आवश्यकता है सब साधारण रोगियों के लिए। हमारे यहाँ जो आशा और
2-3 ठो ब्रांचेज हमारे यहाँ चल रही है ग्रामीण में अवेकनिंग के लिए, एक हॉस्पिटल ले आना ले जाना, उनको और ज़्यादा सक्रिय करना होगा। और मैं सरकार से आग्रह भी करूँगा कि वो जो आसाज हैं जो पार्ट टाइम जॉब वाली है उनको रेगुलर करने के बाद उनको अवेकनिंग ज़्यादा डेवलप करें। दूसरी चीज़ कि हमको आयुष डिपार्टमेंट को ज़्यादा सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि उनका इलाज होम्योपैथिक इलाज बहुत सस्ता होता है, लॉन्ग टर्म इलाज होता है, आयुर्वेदिक इलाज सस्ते होते हैं, उसको हमको प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि हम जो मेडिकल प्रोफेशनल एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है उसका एक बैक हम कॉस्ट लो नहीं कर सकते हैं, हम डॉक्टरों के हैबिट नहीं बदल सकते हैं जी। लेकिन उसके लिए क्या कि इनके ऊपर कोशिश करना है, जो सरकार अभी कर रही है, जो आप सरकार देख रहे हैं कि 5 लाख तक का ट्रीटमेंट की व्यवस्था सुविधा कर रही है, उसको इम्प्रूवमेंट कर रही है, वो अलग चीज़ है जी। दूसरी चीज़ है कि अवेकनिंग होने से लोग हॉस्पिटल जाने की प्रवृत्ति में डेवलप करें। हॉस्पिटल में 2 व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि फर्स्ट जब कोई ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आता है तो फर्स्ट उसको प्रोटेक्ट कीजिए जी, उसको रेसिस्ट कीजिए कि हाँ वो प्रोटेक्शन में आ जाए, डिटोरेट ना करे, स्टेबिलिटी ला दीजिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें। स्टेबिलिटी लाने तक कम से कम उसको खर्चा लगे ताकि वो सर्वाइव करे, और सर्वाइव करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करके बेटर व्यवस्था करे। ये 3 कड़ी अगर हम लेके चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुविधाएं प्रदान हो जाएंगी और हेल्थ केयर का सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रूव करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर एस.टी. हसन साहब, आप बहुत तजुर्बे का सर्जन हैं, बहुत सालों से आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल हमने देखे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कुछ लोगों के लिए कुछ % जो होता है फ्री इलाज किया जाता है, चाहे वो बीपीएल कार्ड होल्डर हो या दूसरे ऐसे कुछ माजूर लोग हो, उनके लिए फिक्स होता है कि इन लोगों को आपको ट्रीटमेंट फ्री करना है। लेकिन दिक्कतें वहां तब आती हैं जब उन लोगों को कंसीडर नहीं किया जाता है, कभी किसी चीज का हवाला दे दिया जाता है। आपने एक कोटा तो बना दिया लेकिन आप अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये काम देखना जिम्मेदारी सरकारों की है जी। अगर आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड में बैक वक्त 5 लाख का इलाज नहीं करा सकता जी। उसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि अगर आपको ऑपरेशन मान लीजिए सीजर होना है तो उन्होंने उसमें मैक्सिमम खर्चा 12,000 का या 16,000 का कर दिया। बड़े हॉस्पिटल्स नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपने खर्चे बहुत हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है। बिल्कुल। वो 5 लाख जो है वो एज ए बीमा हो जाना चाहिए कि कितना ही बड़ा इलाज हो 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा, वो सरकार दे दे तो ये हो सकता है जी। और देखिए, पेशेंट जब आता है तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि उसकी जान बचाई जाए। बिल्कुल। ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि इसका पैसा है या नहीं। ये डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम डॉक्टर इसको फॉलो करते हैं। मरीज सड़क से उठ के आ जाता है, लोग बाग उठा के ले आते हैं तो कोई डॉक्टर मना नहीं करता कि पहले पैसे जमा करो तो हम इलाज शुरू करेंगे, ऐसा कोई नहीं करता। वो इलाज जो उसको दिया जाता है, फर्स्ट एड जो दी जाती है, उसके बाद की बातें और होती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हेल्थ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हेल्थ पे हमारा बजट बहुत कम है। हेल्थ का बजट हमारा बढ़ना चाहिए और गरीबों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल और है डॉक्टर एस.टी. हसन साहब मेरा आपसे, जैसे कि अभी गोपाल जी ने भी कहा कि एलोपैथ के अलावा जो दूसरी हमारी पैथी है, नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो, इसके साथ ही आप देखिए कि यूनानी पैथी है, इनको भी बढ़ावा देना चाहिए, इनके जरिए भी इलाज करना चाहिए क्योंकि सस्ता भी होता है और उसके नुकसान भी नहीं होते हैं। देखिए, बहुत सही बात कही आपने। वो इलाज करते हैं और पहले तो उसी से इलाज होता था जी। लेकिन लोगों को भरोसा उस पर कम हो गया। कम क्यों हुआ? अब जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वहाँ पे आयुर्वेदिक या यूनानी डॉक्टर नहीं कर सकते। गुर्दे की पथरी निकालने के लिए तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा जी। पित्ते की पथरी निकालने के लिए करना पड़ेगा। पहले इसलिए मॉर्टेलिटी बहुत होती थी,
अब से 60 साल पहले जब एंटीबायोटिक भी नहीं थी, पेनिसिलिन से पहले, तो लोग टीबी से मर जाते थे। किसी को टीबी हो जाती थी तो छूत की बीमारी कहते थे, उसे घर से अलग कर दिया जाता था। एलोपैथी ने इतनी तरक्की करी, एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट इलाज मर्जों के निकाले, तो लोगों को भरोसा एलोपैथी पे। अब इमरजेंसी हार्ट की आती है तो ना तो आयुर्वेदिक के पास ना ही हकीम के पास कोई इमरजेंसी का नुस्खा नहीं है कि उस क्लॉट को डिसॉल्व कर दे जी। तो इसलिए आखिरी ऑप्शन जो है, और आखिरी भी और पहला भी, वो एलोपैथी होता है। हाँ, बाकी जो वैसे लॉन्ग डिजीज है, बुखार चल रहा है, टाइफाइड हो गया है, या और पीलिया हो गया है, जॉन्डिस वगैरह, उसमें ये लोग बहुत कामयाब हैं। बहुत से मर्ज ऐसे हैं जिसमें एलोपैथी के पास इलाज नहीं है, एलर्जीज का नहीं है, कंट्रोल करते हैं हम लोग। इलाज होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में, हिकमत में है। उन इलाजों के लिए लोगों को उनके पास जाना चाहिए और जाते हैं। गोपाल जी, डाइट का बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत अहम रोल होता है डाइट का। आप किस तरह की डाइट लेते हैं, ये आपकी हेल्थ को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि हम लोग हेल्थ अवेकनिंग में डाइट्स के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं कि कितना हमको डाइट लेना चाहिए और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और हमारे यहाँ 80% पॉपुलेशन जो है हेल्दी खुराक नहीं लेने के चलते भी बीमार होते हैं लोग जी। देखिए, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर का अवेकनिंग कराएं देहात में, सभी समाजों में भी, यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यंगस्टर्स में भूख ज़्यादा लगती है, खुराक ज़्यादा होता है, पाचन क्रिया ज़्यादा तगड़ी होती है। उस समय हम लोग नहीं समझते, हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा डाइट लेना शुरू करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा हम सभी लोगों का और हेल्थ से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं, मानवता को भी दिल में रख के आगे बढ़ें। पैसे का लिमिटेशंस नहीं है जी। लेकिन मानवता अगर दिल में है तो पैसा भी आएगा और लोगों का ट्रीटमेंट भी होगा। अगर दिल में किसी के प्रति श्रद्धा और दया हो और लगे कि नहीं इस आदमी का इलाज करना है, तो थोड़ा नुकसान भी अगर होता है और हम उसका इलाज करते हैं तो आत्मसंतुष्टि बहुत ज़्यादा होती है जी। इसलिए मानवता शब्द का इस्तेमाल हम लोगों को अपने दिल में रखना चाहिए, आत्मसंतुष्टि पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है कि सभी का जब सुखी रहेंगे तभी हम सुखी रहेंगे। सब अगर दुखी रहेंगे, अकेले हम सुखी रह के क्या करेंगे। इसलिए समाज को, हर एक वर्ग के लोगों को अपना पार्ट समझ के डॉक्टर से आग्रह है कि वो इलाज करें। जो व्यवस्था करते हैं उनसे है कि दया भावना से रख के समाज को देखें और ये मान के चले कि हम गरीब देश हैं, हमारा मानव सेवा ही हमारा धर्म है, तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ केयर पहुंचा सकते हैं, सुख सुविधा दे सकते हैं। सिवाय इसके फिर हम जितना तेज़ी से हमको आगे बढ़ना चाहिए, सरकार के भी अपने एक लिमिटेशंस होते हैं जी। डॉक्टर्स पढ़ते हैं, उनको पढ़ने में जितना कॉस्टली खर्चा पड़ता है उसको भी उनको रिकवरी करना चाहिए। तो ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसमें एक ही चीज़ है जिसको हम सोच के चलेंगे, मानवता। और हमारा धर्म है कि हम मनुष्य का सेवा करें। अगर ये दिल में भावना रहेगी तो हम सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे, साधन भी आएंगे और समाज को भी हम सुखी बना सकते हैं। बिल्कुल। हसन साहब, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खासियत है कि हिंदुस्तान में इंसानियत को तरजीह दी जाती है। और आपने देखा होगी कि कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टर्स की हम जितनी तारीफ करें वो कम है। 24-24 घंटे, 36-36 घंटे बिना किसी ब्रेक के, ये मोहलिक बीमारी थी, मोहलिक वबा है। जितना लोगों में खौफ था, जो पेशेंट थे, लेकिन डॉक्टर निडर नजर आए, पूरा प्रिकॉशन लेते हुए उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई। देखिए, हमारे डॉक्टर्स ने अपनी जो जिम्मेदारियां निभाई हैं बगैर डरे हुए जी, उसकी तो जितनी तारीफ करें हमारे पास अल्फाज नहीं है कि उनकी तारीफ के लिए। बिल्कुल। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के दूसरों की ज़िंदगियां बचाई हैं, अपने बच्चों से दूर हो गए, होटलों में रहे जी। ये एक डॉक्टर, जिन डॉक्टरों ने ये किया है वो मैं समझता हूँ उनको जितना भी सम्मान दिया जाए उतना कम है। बेशक।
और ये जिम्मेदारी होने के साथ साथ उन्होंने लोगों को एजुकेट भी करा है जी। मास्क के लिए किया हो या और चीज़ों के लिए किया हो। एक चीज़ जो मैं और कहना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम में जी, कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा तजर्बा है, देखिए हार्ट जो है उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं, माइनर इम्पल्स होते हैं। कहीं ना कहीं जो हमारे टावर्स लगे हुए हैं टेलीफोन्स के, इसकी कुछ रिपोर्ट्स आ भी रही हैं जी, कि इससे भी इफेक्ट बॉडी के ऊपर हो रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि एक ही घर में 2 इंसानों को कैंसर हुआ और उनके कुत्ते तक को हो गया जी। और जब वहाँ के रेडिएशन चेक करे गए तो वो कहीं ज़्यादा थे। हमारे यहाँ उसका चेक नहीं होता। टावर्स के रेडिएशंस को भी चेक होना बहुत ज़रूरी है ताकि बहुत सी बीमारियों से इंसान महफूज रहे। बिल्कुल गोपाल जी, बहुत अहम यहाँ सवाल भी उठाया है और इसका जवाब भी दिया है एसटी हसन साहब ने। आपने देखोगा हालांकि अब जो टावर लग रहे हैं वो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं लग रहे, मना ही है इसके ऊपर, लेकिन जो पहले लग चुके हैं वो वहां से नहीं हटे हैं। और जैसा कि अभी हसन साहब ने कहा कि एक घर में 2-2 लोगों को कैंसर हुआ है, इतना खतरनाक है रेडिएशन। देखिए, इस पर शायद गवर्नमेंट का कुछ रूलिंग भी आया है, हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है जो टाउन में या देहात के गांव में हैं उनको रिप्लेस किया जाए, लेकिन इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है, इतना फास्ट लाइफ है और गवर्नमेंट के सामने डे टू डे इतने प्रॉब्लम्स आते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो पीछे छूट जाते हैं वो छूटे ही रह जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि लॉ को मेंटेन करने के लिए हमारी अवेकनिंग हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको टाइम टू टाइम हमको गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको याद भी कराना पड़ेगा कि साहब ये लॉ है, इस पर आप क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ तो इग्नोरेंस है, कुछ सुस्ती है और कुछ सरकार की प्रेशर कुछ कम हुए हैं जी, जिसके चलते नहीं हो रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि उनके बहुत पैसे लगे हुए हैं, तो बहुत अवॉइड करती हैं उसको हटाने में, क्योंकि उसको रिप्लेस करने में भी उनका डबल ट्रिपल खर्चा आता है जी। तो ये सब चीज़ें जो आपस में मिली हुई हैं, इसको सबको मिल के इस पर अवेकनिंग जब तक नहीं होगा तब तक बड़ी मुश्किल है इसको डेवलप करना और इसको हटाना जरूरी है। बिल्कुल। और गोपाल जी, मैंने आपके बारे में सुना है, जमीन से जुड़े हुए आप नेता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो मसला बना हुआ है टावर को लेकर, आप इसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आवाज उठाएंगे, सरकार के सामने उठाएंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। मैं आपके सामने देश की जनता से प्रॉमिस करता हूँ कि जितना हमारे हो सकता है मैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के जितने भी ब्रांचेज हैं सबके साथ कोशिश करूंगा कि इसको फिर से उठा के और उसको हम जी समाप्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल। हसन साहब, एक सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी, बिल क्लिंटन के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगी। बिल क्लिंटन की 2 बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, हार्ट अटैक की उन्हें बीमारी थी लेकिन रिवर्स हो गई, सब डाइट की वजह से, वो खुद कहते हैं इस बात को। देखिए, अभी आपने डाइट पे काफ़ी डिस्कशन करा जी, और सभी लोगों ने, हम दोनों ने इस बात को कहा भी है। मैंने एडल्ट्रेशन के बारे में कहा, बिल क्लिंटन एडल्ट्रेटेड दूध नहीं पिया करते हैं जी, यूरिया वाला दूध नहीं मिलता उन्हें। एक और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक पूरा सब्जेक्ट छूट गया, जो टबाको हमारे यहाँ चल रहा है और जो गुटखा लोग ले रहे हैं जी, दुनिया में सारे डेवलप कंट्रीज़ में ये बैन है, हमारे यहाँ चालू है। आज भी जो इस पे रिसर्चेस हुई हैं, तकरीबन 28 ऐसे एलिमेंट्स पाए गए हैं जो कैंसर पैदा करते हैं और बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो हार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं जी। तो हमें उसको भी डिस्करेज करना है। बिल्कुल। हमने जवान मौतें अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखी है, जो 24 साल के 20 साल के बच्चे जिनको मुंह के कैंसर हुए और उसके बाद 2-4 साल तक इलाज में बचे, उसके बाद सर्वाइव नहीं करे वो। तो इस पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हसन साहब, आप जब भी किसी दुकान पे आप देखेंगे, तंबाकू की या दुकान है या गुटखे की दुकान है, उस पर लिखा होता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को या नौजवान को तंबाकू नहीं दिया जाएगा, गुटखा नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये किस तरह का पैमाना है?
जब गुटखा इतना खतरनाक है हेल्थ के लिए, तो आप उसको बैन क्यों नहीं कर देते हैं? यकीनी तौर पर बैन होना चाहिए। और मैं तो आपके टीवी के माध्यम से आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा तजर्बा है, जो ऐसे कैंसर के मरीज हों और जिनकी सूरतें बिगड़ जाती हैं, जिनके पूरा गाल लटक हट जाता है, दांत दिखते हैं, आप बगैर स्क्रीन लगाए अपने स्क्रीन पे दिखाइए कि गुटखे ने ये असर कराए। मैंने एक मरीज का लोकल चैनल पे अपने यहाँ मुरादाबाद में इसको दिया और उनसे मैंने कहा कि इस पे स्क्रीन मत लगाना। और आप यकीन जानिए, मेरे पास उसके बाद 15-20 लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, हमने आपकी वो बाइट देखने के बाद गुटखा छोड़ दिया। जी। हमें अपने जो मीडिया के को भी इस्तेमाल करें और हम इस बात को दिखाएं कि इससे क्या नुकसान है। और बिल्कुल, और यही हमारी कोशिश है, इसलिए हम ये खास कॉन्क्लेव लेकर आए हैं हेल्थ के ऊपर कि हम लोगों को बेदार कर सके। हार्ट डे हम मना रहे हैं, तो हार्ट को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा बेदार होने की जरूरत है। 35% केसेस देख रहे हैं गोपाल जी हम, कि हार्ट अटैक से जुड़ी बीमारियों के सामने आ रहे हैं। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 25 से 60 साल का इंसान भी इस बीमारी में मुब्तला है, इस बीमारी से इफेक्टेड है। तो मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है बेदार करने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को। इसके साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो खुद को समझे, अपनी बॉडी को समझे। पहले देखिए, ये तो आप मार कर रही हैं ना कि गवर्नमेंट में आप देखिए सिगरेट पर धूम्रपान निषेध है, टीवी में भी देखते हैं, सब आप लोग दिखाते हैं सब जगह, लेकिन लोग मानता नहीं है। बिल्कुल। अब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे? गुटखा सब जगह वर्जित है, ऑलरेडी उसका बैन किया हुआ है, लेकिन लोग इस्तेमाल करता है। अब उसको कैसे करे? गवर्नमेंट का ये काम नहीं ना है। अब गवर्नमेंट का काम बैन करना, आपको शिक्षित करना, आपको याद दिलाना, करना तो हमको अपने है ना। इसलिए हमने कहा कि एक लोगों को शुरू में जो हैबिट क्रिएट हो जाता है, उस हैबिट को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। काफ़ी ब्रांचेज हैं जो हैबिट छोड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत नगण्य है वो। दूसरी चीज़ आपने कहा कि फूड हैबिट्स भी रोग को बढ़ावा देते हैं। जी। मैंने एक सर्वे पढ़ा था वेज और नॉन वेज पर। हार्ट की बीमारी में सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हैं। वेज परसेंटेज कम लोगों को होता है हार्ट की बीमारी, नॉन वेज वालों को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और उसमें खासकर आजकल जो बॉयलर मुर्गे चलते हैं, उसमें दवा से उनको डेवलप किया जाता है, और वो दवा जब शरीर में जाता है तो उसका भी असर होता है। तो इसलिए जितनी भी हमारी सिस्टम है सब इंटर रिलेटेड हैं। इसलिए सब पर जब तक हम लोग गंभीरता से विचार करके, और इसका एक ही सूत्र है कि जब तक हम पब्लिक अवेकनिंग नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ भी इलाज करेंगे हम उतना तेज़ी से नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पब्लिक अवेकनिंग करना और उनमें उनको शिक्षित करना, लिटरेसी जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे। हमारे देश में इलिटरेसी की संख्या जानती कितना है? अब गुटखा और सिगरेट की चलन वहीं ज़्यादा है। सब समाज में अब पढ़ाई लिखे लोगों में इसकी बहुत काफ़ी परसेंटेज कम हो गए हैं और नहीं के बराबर है। लेकिन डाउन टाउन जो है इलिटरेसी जहाँ है वहाँ गुटखा का प्रचलन आज भी ज़्यादा है, सिगरेट का प्रचलन बीड़ी का ज़्यादा अभी है। ये सब चीज़ें, इसलिए बहुत सी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं जो धीरे धीरे उसको टाइम टेकिंग होगा, जल्दी लाना होगा। तो पब्लिक अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है जी। इसमें डॉक्टर को भी सजग होना पड़ेगा, राजनीतिज्ञों को भी होना पड़ेगा, सरकार को भी होना पड़ेगा, और आप मीडिया को भी उसमें सक्रिय रोल निभाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जी इस्लाम ये कोशिश कर रहा है कि हम लोगों को बेदार कर सकें। हसन साहब, लास्ट मैसेज आप हमारी आवाम को क्या देना चाहेंगे वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर? जी इस्लाम की इस मुहिम को आप कैसे देखेंगे? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक इतना अच्छा टॉपिक जो आवाम से जुड़ा हुआ है उसको उजागर किया। पूरा हिंदुस्तान उसको देख रहा है जी। और जनता से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि डाइटरी कंट्रोल जितने वो वर्क करते हैं उसके हिसाब से डाइट लें, बहुत लेविश खाने ना खाएं जी। सिगरेट, गुटखा, शराब से बचें और टेंशन से बचें। खुश रहने की कोशिश करें, ज़िंदगी से सेटिस्फाई रहने की कोशिश करें, तो हार्ट के मर्जों से आप बचाए जा सकते हैं। बिल्कुल। गोपाल सर, लास्ट कमेंट आपका। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम सभी शिक्षित समाज की हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है जो जहां है
अपने अड़ोस पड़ोस की चिंता करे और उसमें अवेकनिंग लाए तो ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव होंगे। और समाज में हम रात दिन रहते हैं और हम अगर अपनी जिम्मेदारी सभी समाज पढ़े लिखे लोग अगर अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू करें तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे कि जिस समाज में जहां हम रहते हैं वहां इसका प्रसार और केयर करना शुरू करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा और समाज जल्दी सुधरेगा। बिल्कुल। और तमाम नाजरीन से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज हम वर्ल्ड हार्ट डे मना रहे हैं। जी इस्लाम ये खास कॉन्क्लेव आपके लिए लेकर आए, आपको बेदार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप भी इस मुहिम से जुड़िए और बेदार हुइए। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।